बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हमारे इस हिंदी फर्स्ट चैनल पे। साथियों, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूती से कर रहे होंगे और दिनों रात मतलब उसी में पढ़ने में ही जुटे होंगे, क्योंकि परीक्षा का जो टाइम है वो समझ लीजिए कि उसकी डेट कब आ जाए ये कोई भी निश्चित नहीं है कि कब आ सकती है। तो अपनी तैयारी को करते रहें। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे वाल जाल में कैसे उलझा उलझा दूं लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के यहाँ पे रचनाकार कौन हैं? हो जाएगा कि महादेवी वर्मा हैं, कि धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राम कुमार वर्मा। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये सुमित्रा नंदन पंत की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? यहाँ पे हो जाएगा कि विरह गीत है। विरह गीत है कि शोक है या फिर प्रेम गीत या फिर बाल गीत, किस प्रकार का गीत ये यहाँ पे है जो कहा जा रहा है? तो यहाँ पे ये श्रेष्ठ शोक गीत के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और रचना देखी जाती है तो ये निराला की है। अगला है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यनाज्ञे, मुक्तिबोध जयशंकर प्रसाद जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी, किसकी रचना ये यहाँ पे है? संस्कृति के 4 अध्याय तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पे ये रचना हो जाती है। किसकी हो जाती है? तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की ये यहाँ पे रचना हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? हो जाएगा कि महादेवी वर्मा है, कि बंग महिला या फिर शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे सबसे पहले किसने लिखा नारी विमर्श के ऊपर, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखा जाता है तो सबसे पहले नारी विमर्श के ऊपर लिखने वाली एकमात्र महिला ये हैं महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। ये हो जाएगा कि मात्रिक छंद है, कि वर्णिक है, कि मुक्तक है या फिर इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार का ये यहाँ पे जो है जूही की कली किस प्रकार का जो है ये रचना है? तो ये मुक्तक के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा जाता है। और इसका प्रकाशन देखा जाए तो ये 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसकी रचयिता पूछा जाता है तो निराला जी यहाँ पे हो जाते हैं। और इनकी कुछ और महत्वपूर्ण जो है रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, तोड़ती पत्थर, सच है, अधिवास, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग और प्रेयसी। पंचवटी प्रसंग जो है ये रामधारी इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जबकि ऐसे पंचवटी जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर सी सही हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यंग परक यहाँ पे कौन सी जो रचना है? यहाँ पे ये तुलसीदास हो जाएगी, कुकुरमुत्ता या फिर सरोज स्मृति या फिर तोड़ती पत्थर। व्यंग परक कविता कौन सी है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे जो कुकुरमुत्ता है ये काफ़ी व्यंग परक कविता के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है। व्यंग परक के अंतर्गत इनकी जैसे कुकुरमुत्ता ये यहाँ पे हो जाता है, ये तुलसीदास है। ये नहीं, तोड़ती पत्थर भी कुछ जो है इस पे भी व्यंग प्रहार इन्होंने किया है। अगला है कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्यकृति है? हो जाएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन लेखक नाट्यकृति है तो किसकी हो जाती है? ये मोहन राकेश की है। यहाँ पे साथियों प्रश्नों का मतलब समावेश इस प्रकार से किया जाता है कि जैसे हम यहाँ धर्मवीर भारती को देख रहे हैं, राम कुमार वर्मा जी को या फिर लक्ष्मी नारायण लाल, तो इनके जितने भी प्रश्न हैं जैसे वो नाटककार हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल के जितने भी नाटक हैं उनको सीरियल वाइज अच्छे से पढ़ लेना है कि वो हमको भूले ना। मोहन राकेश के सारे नाटक और उनकी कहानी जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि वो भूले ना। तो प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं कि हूबहू ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसी प्रकार के यहीं से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न इसलिए रखा जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही अपनी तैयारी को करें और जो है इससे आपको सहायता मिलेगी। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंद्र युग में नाटककार जो श्रीनिवास दास ने की, कौन सा यहाँ पे हो जाता है उनका नाटक? तो यहाँ पे हो जाएगा कि अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप या फिर नील देवी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तो
जो श्रीनिवास दास हैं वो ऐतिहासिक नाटक संयोगिता स्वयंवर की रचना इन्होंने किया है। किसने किया है? तो श्रीनिवास दास जी ने किया है। यदि अमर सिंह राठौर की बात की जाती है तो जो है ये नाटक राधा चरण गोस्वामी जी का हो जाता है। और उसके बाद महाराणा प्रताप, तो ये राधा कृष्णदास जी का हो जाता है। नील देवी यहाँ पे भारतेंदु जी का हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कवि नहीं है तार सप्तक का कवि? यहाँ पे इसमें से तार सप्तक का कवि नहीं है तो रामविलास शर्मा जी हैं, गजानन माधव गुप्ती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें कौन से नहीं हैं तार सप्तक में? तो यहाँ पे जो शमशेर बहादुर सिंह, सी आंसर जो है ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ये जो है दूसरा सप्तक है उसके अंतर्गत इनको रखा जाता है। अगला है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो हो जाएगा कि भारत हरण हो जाएगा, कि भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो ये जो भारत हरण है ये भारतेंदु जी की रचना यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे और जितनी भी रचनाएं हैं ये सब भारतेंदु जी की हो जाती हैं। देवकी नंदन त्रिपाठी की ये रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है उपेंद्र नाथ असरचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? हो जाएगा कि प्रतीकात्मक है, कि सामाजिक है, कि मनोवैज्ञानिक या फिर राजनैतिक। किस प्रकार की उनकी रचना ये जिंदगी जोक जो है ये यहाँ पे हो जाती है। तो ये सामाजिक व्यंग परक यहाँ पे ये आंसर बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहलाता है? ये रंगमंच या फिर विद्यालय या फिर मंदिर या फिर पुस्तकालय। तो जहाँ पे इस प्रकार का मतलब आयोजन किया जाता है उसको हम रंगमंच कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। ये हो जाएगा जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो यहाँ पे लहरों का राजहंस जो है ये हो जाता है मोहन राकेश का, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की, मिस्टर अभिमन्यु भी उन्हीं की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो हरिदास है, रविंद्रदास है, रविदास है या फिर दादू। तो रविदास यहाँ पे उनका जो नाम है हो जाता है सही। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इनकी प्रसिद्धि पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती। एक बात देखा जाए तो ये मीराबाई के गुरु भी हैं, और इनके गुरु की बात की जाती है तो इनके गुरु जो हैं वो कौन हो जाता है? ये रामानंद इनके गुरु यहाँ पे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रहीम हैं, कि सूरदास जी, कबीर दास या फिर मलूक दास जी किसके हैं? तो यहाँ पे देखा जाता है कि कबीर की माता का नाम यहाँ पे नीमा आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पे हो जाता है कि रहीम दास हैं, कि रसलीन हैं, बिहारी हैं या फिर मतीराम हैं। तो यहाँ पे रहीम आंसर हो जाता है सही। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम दास जी को यहाँ पे माना जाता है। और रसलीन की बात है तो इनका अंग दर्पण हो जाएगा। बिहारी तो बिहारी सतसई, उसके बाद मतीराम, यहाँ पे रसराज हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निर्वाकाचार्य का संबंध किससे है? हो जाएगा कि विशिष्ट दैत्यवाद से, दैत्यवाद से, दैत्यवाद या फिर शुद्धा दैत्यवाद। तो इनका संबंध किससे माना जाता है? निर्वाकाचार्य का। तो यहाँ पे आप लोग याद रखें कि ये दैत्यवाद मतलब 2 बार जहाँ पे जो है रिलेट कर लीजिए किसी से इसको, तो ये आपको नहीं भूलेगा। जिसको मतलब भूल जाता है, बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं, उनको नहीं भूलता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार जब एक साथ देखते हैं रचनाओं को। अगला यहाँ पे है कि कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय। हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की ये यहाँ पे हो जाती है निबंध के लेखक यहाँ पे हो जाते हैं। ये देखा जाता है तो इनके और भी निबंध यहाँ पे हैं, जैसे हो जाएगा श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, काव्य, रहस्यवाद, ईर्ष्या, उसके बाद लोभ और प्रीत, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधना। ये सब जो है यहाँ पे रचनाएं जो हैं ये किसकी हो जाती हैं? ये यहाँ पे शुक्ल जी की हो जाती हैं। अगला है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध है? तो यहाँ पे हो जाएगा राम वृषवेणीपुरी, कुबेर नाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। अब यहाँ पे जो सटीक यहाँ पे जो निबंधकार जैसे जो भी प्रसिद्ध हैं
चारों ऑप्शन वही हैं। तो इनके जो मतलब जितने भी निबंध हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और विद्यानिवास जी तो समझ लीजिए कि निबंध के एकदम बिल्कुल मतलब इनके कितने निबंध हैं कि बिल्कुल उनको तो ज़रूर तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़रूर बन सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो संदेहवाहक हैं, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, या फिर कृष्ण के साधक के रूप में। तो ये किस प्रकार की भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं भ्रमर गीत के जो उद्धव हैं? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि जो भ्रमर गीत के उद्धव हैं वो बड़े ही क्या हैं, मर्मस्पर्शी प्रसंग इसमें गोपियों के साथ देखने को मिलता है। और ये एक संदेहवाहक के रूप में इनका प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। आंसर सही हो जाता है कि विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। और कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कुछ लेना है सो लेओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? हो जाएगा कि रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा आंसर हो जाता है सही? तो यहाँ पे जो हो जाता है यहाँ पे हो जाएंगे सूरदास आंसर सही। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? हो जाएगा कि नाभादास, नंददास, गोकुलदास या फिर सूरदास। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही? यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता जो है ये इसके प्रसिद्ध मतलब लेखक के रूप में यहाँ पे हो जाएगा गोकुलनाथ की रचना ये। अगला है सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीन के हुई हैं वे गई नाश। तो उपर्युक्त जो यहाँ पे पंक्ति दी हुई है ये यहाँ पे पूछा रहा है किस कांड में है ये पंक्ति? यहाँ पे हो जाएगा कि बाल कांड से है, अयोध्या कांड से, सुंदर कांड या फिर लंका कांड से। किस मतलब कहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है? तो जो रामचरित मानस के सुंदर कांड में वर्णित इस प्रकार की ये पंक्ति देखने को मिलती है। और ये कांड भी काफ़ी मतलब जो सुंदर कांड है काफ़ी रामायण में सभी कांडों में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न है और देखा जाता है तो इसमें जो है जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड हैं। सातों कांड को मतलब सीरियल वाइज जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ऐसे इसको याद करते हुए चलना है। स्वामी अग्रदास किस धारा के कवि हैं? हो जाएगा निरुण के हैं या फिर प्रेमाश्रयी या फिर राम भक्त शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। तो स्वामी अग्रदास जो हैं ये किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि के रूप में इनको हम जानते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे हैं कि ध्यान मंजरी है, उसके बाद राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम, ये यहाँ पे इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला यहाँ पे है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामाज्ञा प्रश्न है, हनुमान बाहुक है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि पिछली जो सन 2021 का जो पेपर हुआ था वहाँ से एक प्रश्न बना था कि उन्होंने अपने बाहुपीड़ा के लिए कौन सी जो है रचना लिखी है। तो यहाँ पे डी आंसर वहाँ पे ये पूछा गया था। अब की बार हो सकता है कि शायद ये प्रश्न बन जाए कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु कौन सी पुस्तक लिखी? तो यहाँ पे विनय पत्रिका उन्होंने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? तो विनय पत्रिका। यदि भाषा पूछ ली जाए तो ये ब्रज हो जाती है। अगला है कि मृगावती किसकी रचना है? हो जाएगा उस्मान की है, कुतुबन की है, मंझन की है या फिर जायसी की है। किसकी रचना हो जाती है? तो मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं, जिसे 1503 में लिखा गया। अन्य रचनाकारों की रचनाएं यदि देखा जाता है तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाओं को यहाँ पे याद कर लेना है। मृगावती की कुतुबन यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही। और जैसे उस्मान, चित्रावली, मंजन, मधुमालती, जायसी, क्या हो जाएगा जो है जायसी का? यहाँ पे इनका हो जाता है पद्मावत। काफ़ी प्रसिद्ध है पद्मावत इनका ग्रंथ। अगला है यहाँ पे प्रश्न कि जायसी की कौन सी है यहाँ पे रचना? तो हो जाएगा मृगावती है, चंदायन है, सत्यवती कथा है या पद्मावत है। पद्मावत आंसर यहाँ पे हो जाता है सही। अगला है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? तो हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष या फिर सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलि। यहाँ पे कौन सी रचना उनकी हो जाती है? तो हम हसमत जो है ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखित एक संस्मरण के रूप में इसको हम पाते हैं। अगला है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कौन हो जाता है यहाँ पे? आंसर कौन सा है? तो लाल तारा जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की एक जो है प्रसिद्ध रेखा चित्र
और उसके बाद इनकी और रचना एक है माटी की मूर्तें, ये यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही। अगला है कि कविता रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ब्रज में, कि अवधी में, कि खड़ी बोली या फिर राजस्थानी में। किस भाषा का प्रयोग यहाँ पे सेनापति जी ने किया है, तो यहाँ पे उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया है, क्योंकि जितने भी मतलब रीतकाली के कवि हैं उनकी ज़्यादातर जो रचनाएँ होती हैं वो ब्रज भाषा में हैं। ये तो पूछा जाता है कि इसमें जो खंड हैं उसको यहाँ पे तरंग कहा गया है, तो ये 5 तरंगों में विभक्त है और इसमें 394 छंद जो है प्रयोग किया गया है और इसमें राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और इनके गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, तो इसको याद कर लेना कि ये 5 तरंग में विभक्त है कविता रत्नाकर। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सी कवि रीत मुक्त नहीं है, हो जाएगा कि घनानंद है, कि आलम है, कि बोधा है, कि यहाँ पे बिहारी हैं। तो बिहारी रीत सिद्ध हैं, जबकि और जितने कवि हैं यहाँ पे रीत मुक्ति के अंतर्गत हो जाते हैं। भूषण का वास्तविक क्या नाम है, यहाँ पे भूषण का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि घनश्याम है, कि रास बिहारी है, कृष्णदास है या फिर चंद्रभूषण है। तो यहाँ पे उनका नाम क्या हो जाता है, तो उनका वास्तविक जो नाम था वो यहाँ पे घनश्याम हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक कवि किसे माना है, तो वो केशवदास को मानते हैं। केशवदास जी को मानते हैं, मतीराम को या फिर चिंतामणि को या फिर बिहारी को। तो शुक्ल जी के अनुसार ये देखा जाता है तो वो जो है चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक कवि ये इनको मानते हैं। और इनकी रचना देखी जाए तो काव्य विवेक हो जाती है, कवि कुल, कल्पतरु हो जाएगी, श्रृंगार मंजरी, छंद मंजरी और काव्य प्रकाश, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना ये। सुजान सागर के लेखक कौन है, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे घनानंद हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं या फिर आलम हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही, तो यहाँ हो जाए जो सुजान सागर है उसकी रचना मतलब लेखक जो हैं वो यहाँ घनानंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी है, यहाँ पे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है यहाँ पे राहुल शंकरत्यायन आंसर हो जाएगा सही। अगला है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित नहीं है, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा आंसर होता है, तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की, हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मौलवी इकराम या फिर पंडित जुगल किशोर। कौन सा आंसर होता है सही, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की जो है स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है, तो यहाँ पे ए हो जाता है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी। कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो इसमें यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने इसका जो समय काल माना है ये 1925 से ले करके 1950, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, यहाँ पे हो जाएगा नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या फिर बच्चन सिंह। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है तो यहाँ पे बच्चन सिंह आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है, हो जाएगा कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सा है यहाँ पे, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा है ये 1050 से लेकर के 1375, ये यहाँ विक्रमी संवत 1050 से 1375, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है निम्न से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, यहाँ पे रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद आगे जी या फिर अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर जी। कौन सा आंसर होता है सही यहाँ पे, तो यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद आगे जी ने एक भी जीवनी उन्होंने नहीं लिखा है। आगे जी ने कोई भी जीवनी यहाँ पे नहीं लिखा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है,
यहाँ पे रवीन्द्र त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया या फिर राजेंद्र कोहली। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है शरद जोशी की ये रचना हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और इन्होंने काफ़ी व्यंग परक कविताएं मतलब रचनाएं लिखी हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे यथासंभव यत्र तत्र सर्वत्र, उसके बाद तिलिस्म इनकी जो है हो जाती है। इनकी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं, तो हो जाएगा पहाड़ी में, मैथिली में, अवधी में या फिर पिंगल में। इनकी जो रचनाएं हुई हैं किस में है, तो विद्यापति जो है मैथिल भाषा के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ पदावली है और कीर्तिलता, कीर्तिपताका, ये सब इनकी जो भाषा है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये यहाँ पे पिंगल हो जाती है, अवहट्ट मान लीजिए इसको। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना हो जाती है, बाकी सब यहाँ विद्यापति की रचना हो जाती है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है, तो रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकर दयायन, किसने इनको माना है प्रथम कवि। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम जो है कवि यहाँ पे इनको माना है। किसको माना है, तो यहाँ पे स्वयंभू को माना है। और ये अपभ्रंश का प्रथम कवि इनको माना जाता है। देखा जाता है तो इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पाउमचरी, रिट्याउमचरी और स्वयंभू छंद। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है, तो शांत है कि हास्य है, करुण है, वीर है। तो आदिकाल का जो प्रमुख रस है वो कौन सा रस हो जाता है, यहाँ पे वीर रस प्रधान इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो हो जाती हैं आदिकाल की। अर्थबोध करने के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है, शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं जिसमें हो जाएगा कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हो जाता है लक्षणा एवं व्यंजना दोनों सब शक्तियाँ अभिधा। यहाँ पे जो डी आंसर है ये यहाँ पे हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि चंपू के 2 भेद कौन कौन से हैं, हो जाएगा विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और ब्रज, विरुद्ध और करम्भक। कौन सा हो जाता है यहाँ पे सही, तो चंपू का जो गद्य पद मिश्रित रूप होता है जो नवीन शैली में देखा जाता है, तो इसको 2 भागों में विरुद्ध और करभक के रूप में इसको यहाँ पे जानते हैं। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हो जाएगा भट्ट लोल्लक, उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद, अभिनव अव्यक्तिवाद। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है सी आंसर जो है यहाँ पे ये आचार्य मम्मट यहाँ पे हो जाता है गलत, क्योंकि भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद से संबंधित हैं, जबकि शंकुक जो हैं वो अनुमतिवाद से हैं और अभिनव गुप्त जो हैं ये अभिव्यक्तिवाद से यहाँ पे हो जाते हैं। जूठन के लेखक कौन हैं, ये यहाँ पे सूरजपाल हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, श्यामलाल या फिर माता प्रसाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित आत्मकथा जूठन की रचना इन्होंने की है। किसने की है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने की है। अगला प्रश्न है कि नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है, तो हो जाएगा अंग्रेजी, आधुनिक, लोक भाषा, विदेशी भाषा। तो इस समय की जो भाषा है उसमें किसका यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग देखने को मिल रहा है, कौन से शब्द, तो नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा का जो शब्द है वो इसमें देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमचंद है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। कौन इसमें हो जाते हैं, तो इसके प्रवर्तक के रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आंसर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं, हो जाएगा भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्स में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही, तो यहाँ पे कविता के नए प्रतिमान नामक जो ग्रंथ है ये यहाँ पे नामवर हो जाता है, नामवर सिंह का ग्रंथ है और यहाँ पे जितने भी हैं ये सब रामविलास शर्मा से संबंधित हैं। अगला है साध्य बीढ़ा कविता के रचनाकार कौन हैं,
हो जाएगा कि धर्मवीर भारती हैं, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। तो यहाँ असाध्य वीणा जो काफ़ी लंबी कविता के रूप में प्रसिद्ध है, किसकी है? यहाँ पे अज्ञेय जी की हो जाती है। अरे या यारों रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी है या फिर आत्मकथा या यात्रावृत्ति या फिर डायरी? किस प्रकार की ये यहाँ पे रचना हो जाती है? तो अरे यार रहेगा याद ये एक यात्रा साहित्य के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाता है इसमें? तो इसमें देखा जाता है तो दो बैलों की कथा, इसका प्रकाशन दो बैलों की कथा 1931 में हुई, जबकि बड़े भाई साहब 1934 में। उसके बाद कफन जो है इसको देखा जाए 1936 में। क्रिकेट मैच जो है ये 1936 में। तो 36 और उसके बाद उधर 31 और 34। बड़े दो बैलों की कथा ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। बड़े भाई साहब ये भी उन्हीं की है, कफन भी उन्हीं की है, क्रिकेट मैच भी उन्हीं की। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है सी यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रजनी गुप्ता। आंसर यहाँ पे हो जाएगा अद्भुत कहानी कोठरी की बात के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे अज्ञेय जी हो जाते हैं। अगला यहाँ पे मतलब प्रश्न है इनकी रचना के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे कहानी हो जाएगा विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर बल्लरी इनकी जो है प्रमुख कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो भाग्य रेखा है कि बांचू है या फिर काठ का सपना या फिर निशाचर। तो उनकी कौन सी रचना यहाँ पे नहीं है? तो काठ का सपना जो यहाँ पे है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, बाकी सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। अगला है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा यहाँ पे है? तो कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1934 में, 29 में या फिर 43 में या फिर 37 में? तो यहाँ पे पहला जो प्रकाशन हुआ इनका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार की एक कहानी है फांसी का प्रकाशन 1929 में हुआ है। ये फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित हैं, कथाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। इनकी पत्नी जानवी जो है मास्टर साहब, परख की रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन और रिकार्ड पाजेब और उसके बाद नीलम देश की राजकन्या आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जैसे इसको भी याद करते हुए चलना है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मास्टर साहब हैं। यहाँ पे मास्टर साहब भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाता है सही यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा जो कथम कहानी है यहाँ पे इंदुमती हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम का मिलान करें, हो जाएगा यशोधरा, यहाँ पे द्वापर, पंचवटी, साकेत। यहाँ पे बी हो जाएगा सी या फिर डी। कौन सा आंसर उनका होता है सही यहाँ पे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्रम पूछा गया है एकदम बिल्कुल यही प्रश्न सन 2021 के पेपर में ऐसे ही पूछा गया था। तो ये क्रम मिलाने वाली रचना लगभग मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर इन्हीं कवियों के बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पंचवटी और उसके बाद साकेत, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद द्वापर, यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो संक्रांति काल है, संधि काल है, जागरण सुधार काल या फिर गद्य काल। जागरण सुधार काल के नाम से इसको हम जानते हैं। कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? यहाँ पे हो जाएगा सुरेश आचार्य की, रोहिणी अग्रवाल, मैत्री पुष्पा या फिर डॉक्टर कामिनी। किसका यहाँ पे हो जाता है ये? तो ये जो रचना है कही ईश्वरी फाग उपन्यास जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना यहाँ पे हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि ये एकदम अलग सी है कुछ। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तिलिस्मी है कि सामाजिक है कि ऐतिहासिक है या फिर जासूसी है? तो ये किस प्रकार की रचना के रूप में ये प्रसिद्ध है? तो ये काफ़ी जो है ऐतिहासिक के रूप में ये प्रसिद्ध है झांसी की रानी उपन्यास। इसकी रचना वृंदावन वर्मा जी द्वारा ये की गई है। और उपन्यास हैं इनके जैसे विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? सन्यासी या बसंती या फिर जो है आवारा मसीहा, चित्रलेखा,
तो यहाँ पे जो विकल्प युग्म मतलब जो है वो सही नहीं है। कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पे सही? तो संगत में चित्रलेखा है जो भगवती चरण वर्मा होगा, जबकि सभी जो है यहाँ पे असंगत यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि जो आवारा मसीहा है ये अगला यहाँ पे है कि गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाता है सही? यहाँ पे हो जाएगा कि गोदान के संदर्भ में जो कथन दिया हुआ है कि इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है कि इसमें बी जो है गलत है। मूलतः उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, ये यहाँ पे गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी द्वारा है? यहाँ पे हो जाएगा कि निसहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ, किसका हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी। तो यहाँ पे कौन सा इनकी जो रचना इनकी कौन सी यहाँ पे हो जाती है? ये यहाँ पे गोपाल राम गहमरी की जो रचना है वो प्रेममयी यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि इस श्यामा स्वप्न जो है ये श्रीधर पाठक की हो जाती है, नहीं जगमोहन जी की हो जाती है। जबकि ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये हरिऔध जी की, निसहाय हिंदू राधा चरण गोस्वामी जी की हो जाती है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा या फिर रांगे राघो या फिर अंधति राय। तो यहाँ पे जो आंसर सही रहता है सुरेंद्र वर्मा जी का ये हो जाता है, मुझे चांद चाहिए। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से हल करते हुए आगे बढ़ रहे हों, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हों। साथियों मेरा एक जो है मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा सा मेरा जो है ये हो सके कि मतलब मेरा वीडियो थोड़ा और अच्छा बने। आप लोगों की लाइक ही मेरे लिए समझ लीजिए एक औषधि का काम करता है। तो आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करें और अपने दोस्तों साथियों में जहाँ तक हो सके, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।